ईरान के खिलाफ जो युद्ध अमेरिका और इजरायल ने छेड़ा है, उस युद्ध का धुआं अब आपके किचन तक पहुंच गया है। ऐसे में भारत सरकार की मौजूदा रणनीति कितनी सटीक है, अलग अलग राय उभर कर सामने आए हैं। कमर आगा साहब, आपके पास आता हूं, फिर शिवकांत जी आपके पास आऊंगा। कमर आगा साहब, ये जो बात बार बार उठ रही है कि हम लोग रशिया के साथ तेल खरीदने में जो अपना कह सकते हैं कि आगे पीछे वाली जो रणनीति थी, ये दरअसल सटीक बैठी नहीं, और इसकी वजह से हमें मजबूरन में महंगा तेल अब रशिया से खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। और एक और चीज़ कि ये जो हालात बने हैं, क्या हमें एक तरीके से सबक दे रहा है कि हमें अपनी निर्भरता कच्चे तेल के लिए, गैस के लिए उस मिडिल ईस्ट से अलग हट करके भी बना के रखनी चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये सच है कि रशिया से जो हमने तेल लेना बंद किया, उसकी प्रॉब्लम अब हमारे सामने आ रही है, लेकिन रशिया हमारा मित्र देश है, वो उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये 22 से 25% जो तेल की सप्लाई गल्फ से आती है, ये कमी पूरी नहीं हो सकती। सारे देश मिल के भी चाहें तो ये 25% के तेल का आउटपुट बढ़ाया नहीं जा सकता। तेल का प्रोडक्शन जो होता है एक फिक्स होता है और मार्केट भी फिक्स होता है। नया एंट्री किसी भी देश से आप नई एंट्री आसानी से नहीं कर सकते। वो किसका तेल काट के आपको देंगे? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सबके बायर्स के, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए भारत की ने अपनी 40 देशों से बातचीत की, दर्जनों देशों से, ताकि कहीं से थोड़ा सबसे मिल के हम बराबर कर लें। दूसरी बात ये कि अगर लंबी लड़ाई चलती है तो एक बड़ी समस्या ये बनी भी है और बनी रहेगी, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए। भारत से ज़्यादा तो यूरोप है उनकी, और उसमें एक दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि वहाँ पर रिसेशन की हालात डेवलप हो रहे हैं। ये महज भारत का मसला नहीं है, इसलिए कि उनके यहाँ जिस दिन कतर के LNG के ऊपर अटैक हुआ, उसी दिन 50% उनकी गैस पे अटैक हुआ। 50% वहाँ पे गैस की कीमतें एक ही दिन में बढ़ गई थी। तो उनके यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है। और फिर उसके अलावा ये पूर्ति यूरोप, अमेरिका चाहे या कोई दूसरा देश चाहे, ये पूरी नहीं हो सकती। समस्या सबसे बड़ी ये है कि न रशियन तेल ठीक से मार्केट में आ रहा है, न ईरान पे आपने सैंक्शन लगा रखा है। इराक में बड़ा ऑयल सप्लायर था, वहाँ पे आपने उसकी इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया इतनी लंबी लड़ाई करके। वेनेजुएला का ऑयल जो था, इंडस्ट्री बिल्कुल बैठी है सैंक्शंस की वजह से। जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर था, नाइजीरिया पे आपने सैंक्शंस लगा रखे। ये जब तक ये सैंक्शंस नहीं हटेंगे, अब मैं समझता हूँ अगर ये सैंक्शंस हट जाएं तो तेल की कीमत भी कम हो जाएगी। मैं समझता हूँ 50-60 बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया कि वहाँ के जो रिफाइनरी पर हमला किया गया, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ध्वस्त किया गया है, वो वापस से पुराने लेवल पर आकर के प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। इसमें तो लंबा समय लगेगा। जी बिल्कुल लंबा समय। सॉरी, मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल लंबा समय लगेगा भाई। एक ही चीज़ है कि जितनी जल्दी ये युद्ध पूरा हो, और ये युद्ध बहुत जल्दी भी पूरा हो सकता है अगर अमेरिकन इस बात पे प्रॉमिस कर लें कि वो ईरान के ऊपर सैंक्शन हटाएंगे। अगर सैंक्शन नहीं हटाएंगे, जब तक ये नहीं मानेंगे, ईरान नहीं मानेगा। ये सच है कि तेहरान को ये पूरी तरीके से ध्वस्त करे दे रहे हैं, बर्बाद करने की इनका पूरा प्लान है। इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स और सब चीज़ों पे, ईरान भी इनको लगातार बहुत क्षति पहुंचा रहा है। तल अवीव, हैफा और वेस्टर्न जो जेरूसलम वगैरह के ऊपर ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दोनों तरफ इस बात को समझना चाहिए, देशों को इंटरवीन करना चाहिए, और ये युद्ध जितनी जल्दी हो। गल्फ दोबारा से अब उठ नहीं पाएगा आसानी से। जो हालात हुए हैं गल्फ के, गल्फ के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। आसानी से उठ नहीं पाएगा, और गल्फ अगर नहीं उठता है तो फिर हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या पैदा होगी, क्योंकि ऑयल की पूरी इकोनॉमी वहाँ से ड्राइव होती है। शिवकांत, हाँ, अपनी बात पूरी करिए। हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं। हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं। 40 बिलियन हमारा रिमिटेंसेस के करीब वहाँ से आता है। 150 पौने 200 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है। सऊदी अरेबिया, UAE ने दोनों ने प्रॉमिस किया है $100 बिलियन यहाँ
कतर ने प्रॉमिस किया कि 100 बिलियन डॉलर सिर्फ कच्चे तेल का इंपोर्ट ही मामला नहीं है, इकोनॉमी के दूसरे पहलू भी हैं जिसे हमें काफी ध्यान देना। शिवकांत शर्मा साहब, जब हम लोग इन सारे मुद्दों पे चर्चा कर रहे होते हैं तो एक परिप्रेक्ष्य भी लिया जाता है कि देखो जी, हमने बड़ा अच्छा से मैनेज कर लिया, हमारे पड़ोसी देशों को देख लो, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, वहां पर सरकारी खर्चे 20% घटाने पड़ रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में तेल मिलना मुश्किल होता जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, तो कम से कम हम तो बेहतर हैं। तो ये तो फिर आप पाकिस्तान की तरफ देखना चाहें तो पाकिस्तान की तरफ देखें, आपको यूरोप की तरफ देखना चाहिए था ना। यूरोप का जो हाल हुआ था रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद, जब वहां, क्योंकि यूरोप पूरी तरह से रूस की गैस और तेल पर निर्भर था। भारत लगभग उसी अनुपात में जो कतर की एलएनजी है उस पर निर्भर है। ये जो है वो ऊर्जा सुरक्षा नहीं है। आपको शुरू से ये बात सोचनी चाहिए थी कि एक देश की एलएनजी पर 90% 80% निर्भरता अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उसको थोड़ा कम किया है, लेकिन उसको पहले से डाइवर्सिफाई करना चाहिए था। आप दूसरे देशों के लिए, अमेरिका के लिए सप्लाई चेन बनने के लिए जो है उत्सुक हैं, आप अपनी सप्लाई चेन तो पहले कीजिए। एक तो ये बात। दूसरा, ये जो भाव को लेकर के बात हो रही है, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है अभी भी रूस के ऊपर $60 बेचने का कैप लगा हुआ है। तो रूस अगर प्रीमियम पर भी आपको दे रहा है तो वो 64 पे देगा, 65 पे देगा। वो आज भी से लूट, मतलब आप 90-100 तेल बिक रहा है और आपको 65 मिल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। इससे पहले आपको उतना फायदा नहीं था। जब 60 तेल था तो आपको वो 56 दे रहा था, ठीक है, 4 का फायदा था, नुकसान था, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त लगभग 3 से 4 करोड़ बैरल रूस का तेल समुद्र में जहाजों पे घूम रहा है, वो कोई नहीं ले रहा है। ये मौका है, अगर भारत के पास भंडारण क्षमता होती चीन जैसी, तो इस वक्त वो जो है वो 30 दिन नहीं बल्कि 90 दिन का या 100 दिन का तेल इकट्ठा कर सकता था। और एलपीजी की जब यूरोप कर सकता, ठीक है, लेकिन छोटे स्तर पर हमें भी गैस के भंडारण की क्षमता का विकास करना चाहिए। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम विकसित देश होना चाहते हैं, तो अगर विकसित देश अगर आप होना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि हम लोगों को भी गैस के भंडारण की क्षमता का थोड़ा सा विस्तार करना चाहिए, विकास करना चाहिए। हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी, आपके पास आऊं, लेकिन ये ऐसा क्रिटिकल सवाल है जिसपे बीसी त्रिपाठी साहब आपका जवाब मैं चाहूंगा कि कई बार सरकार के भीतर से आवाज आई कि हम भंडारण क्षमता बना तो लेंगे, लेकिन सवाल उठाए कि आपने महंगे कीमत पर गैस खरीद लिया, बाद में चल के गैस की कीमतें गिर गई, फिर सवाल उठेगा सीएजी की तरफ से, ऑडिट होगा। तो ये सारे डर हैं जो सरकार आगे बढ़ नहीं पा रही। Let me first correct, जहाँ तक सप्लाई की बात है वो कहा गया कि 90% कतार से है, ऐसा नहीं है। कतार से हमारी मुश्किल से 30 से 35% एलएनजी सप्लाई आती है, बाकी 60 से 65% एलएनजी सप्लाई और देशों से आती है। लेकिन प्रॉब्लम है ऑयल को लेके, क्योंकि ऑयल में इसका प्रभाव सिर्फ स्टेट हॉर्मुज से तो सप्लाई चेन है, लेकिन यूएई है, कुवैत है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, इन सब जगह इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक किस्म से तेल में ज़्यादा दबाव आया है, एलपीजी में ज़्यादा दबाव आया है। जहाँ तक गैस का सवाल है, ये सिर्फ 40% गैस वहाँ से आती है। तो अगर हम देखें कंट्री में, देश में हमारे पास 50% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, 50% इम्पोर्ट है। उस 50% इम्पोर्ट का 40% जो है वो इफेक्ट है, बाकी सप्लाई अभी आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये उतना दबाव गैस पे आएगा जितना कि ऑयल पे आएगा। जहाँ तक सवाल आपने कहा भंडारण का, मैं एग्री करता हूँ कि हमें देश में भी भंडारण, गैस के भंडारण के पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये मैंने पहले बताया, एक महंगा सौदा है। ऑफ कोर्स ये भंडारण को हम उस तरह से ना देखें। सर, आ रहा हूँ आपके पास। ये एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जो ऐसी इमरजेंसी, ऐसी क्राइसिस में ही ये काम आते हैं। दाम भले ही ऊपर हो या नीचे हो, ये सप्लाई को बैलेंस करने का इनका काम है। और कई बार ये भंडारण जो है इसलिए भी काम आते हैं। आपको याद होगा मास में जब तेल के दाम गिर गए थे $50-60 में, तो सरकार ने तेल खरीद करके ऑयल स्टोरेज, जो स्टडी रिजर्व है, उनमें तेल भरा था। तो उसी तरह की सिचुएशन गैस में भी आ सकती है। आज जरूर वो स्थिति नहीं है, बट अगर आप देखें, मुझे जहाँ तक याद है पिछले 15 साल में हमने वो भी समय देखा है जहाँ तेल के दाम $30 से $40 थे और $120, $150 भी हो चुके थे। उसी तरह से गैस के दाम थे, वो गिर करके $3-4 हो गए थे, बाद में जो है आज $20-22। तो वो तो एक व्यवस्था ऐसी होगी कि किस समय आपको रखने पड़ेगी, थोड़ा सा एवरेज आउट करना पड़ेगा, ताकि वो ये डर तो हमेशा बना रहता है। आशु सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर हर्ष जी आपके पास आ रहा हूँ।
हाँ देखिए, मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि ये जो कहा गया कि हमारे पास 74 दिनों का स्टोरेज है, ऑन एन एवरेज जो अपनी जो हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं वो ऑन एन एवरेज 64.9% या 5% तक वो स्टोरेज होता है। वो सारे रिफाइनरीज करते हैं उसको, ये एज ए नियम के तहत, ताकि अगर कल कोई इमरजेंसी हो तो उससे निपटा जा सके। चाइना जैसे 3 महीने से लेकर 4 महीने तक का स्टोरेज अपने पास रखता है। तो ये कहना कि सरकार बहुत दूरदर्शी थी इसलिए पहले से उसने कर रखा है, ये पुरानी प्रथा है। जो सरकार की दिक्कत है मैं बता दूं कहां पे, 1990 में जो खड़ी का युद्ध हुआ तो उस वक्त हमारे पास संकट आया, हमारे पास पेट्रोलियम का रिजर्व नहीं था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में 3 रिजर्व एक तरीके से शुरू कराया, मंगलुरु का, विशाखापट्टनम का, पडुरो का। और हैरानी की बात यह कि 2017-18 में अरुण जेटली ने अपनी स्पीच में कहा कि हमें 2 और चाहिए। उसके नाम भी उन्होंने बताया, चंडीखोल उड़ीसा में और बीकानेर राजस्थान में। हकीकत यह है कि अभी तक सिर्फ चंडीखोल को प्लानिंग के लेवल पे है, कमीशन के लेवल पर भी नहीं है। 8 साल हो गए। तो मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो बड़ी बड़ी बातें करना ठीक है, लेकिन सरकार किन किन जगहों पे जाके अपने काम को पूरा नहीं कर रही है, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। हर समय सरकार के साथ खड़े होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, देश के हित में भी नहीं होती है। मैंने तो एग्जाम्पल दिया, चंडीखोल उड़ीसा, आपने 2018 में उसको प्लानिंग किया, आज तक क्यों नहीं वो स्टोरेज कैपेसिटी के साथ कमीशन हो पाया? क्या कारण है? 8 साल हो गए। पाठक जी कि सरकार के साथ खड़े रहिए, लेकिन जो सरकार जहां नाकाम हो पाई उसको ही बताइए। नहीं लक्ष्मण जी, अब सिर्फ 30-40 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। 2014 से पहले इस देश में 0 स्ट्रेटेजिक रिजर्व कैपेसिटी थी, 0। 2015-16 में फेज 1 स्टार्ट हुआ विशाखापट्टनम का 5.33 मिलियन मीट्रिक टन। 2016 से 21 ये कैपेसिटी बढ़ी। 2021 ऑनवर्ड 6.5 MMT हो गया। चंडीखोल ओडिशा जिसकी बात कर रहे हो 4 MMT के साथ है। पडूर कर्नाटका में एक कैपेसिटी बढ़ाई गई। विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पडूर, इन तीनों में एक कैपेसिटी बढ़ी। और जब हम ये कहते हैं ना कि किसी भी बात पर फैक्ट की डिबेट हो रही है और कोई ये बोले कि सरकार को बचाना हो तो आप बोल दीजिए, या तो किसी तथ्य को काट पाए। ये बड़ा आसान हो गया है आजकल। और अब मैं आगे बता देता हूं क्यों 23 के पहले की बात नहीं कर रहे। रशियन ऑयल पर डिस्काउंट $30 पर बैरल तक गया था। ये बात क्यों नहीं बता रहे? जब हम तेल ले रहे थे, लेना शुरू कर रहे थे, तब $30 पर बैरल से शुरू हुआ था। जब किसी भी चीज का आप इकोनॉमिक, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं इसलिए बता रहा हूं, और तो आप तो लक्ष्मण जी बिजनेस के चैनल में ही है। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत बाजार से तय होता है, किसी के मन की इच्छा से नहीं होता है। और हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेज को अगर हम पॉलिसी मैटर में लेकर आते हैं तो ये पत्रकारों के साथ समस्या भी होती है कि हमारा जो मन की इच्छा है उसको हम पॉलिसी मैटर में ले जाए। क्या भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पहले से एनर्जी नीड को लेकर, एनर्जी पॉलिसी को लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर काम नहीं किया है? आपको मैं एक और बात बताता हूं। अब कोल का संकट इधर नहीं हुआ ना। 2013 में आखिरी बार नॉर्दर्न ग्रिड फेल हुई थी, मैं याद दिलाता हूं, पहले आप सुन लीजिए। बारिश के समय में बिजली का उत्पादन नहीं खत्म होता है। और 1-2 लाइन और बता दूं, जो सोलर एनर्जी का उपयोग हम शायद और पहले से करते तो चीन चिल्लाना बंद करके दुनिया भारत चिल्लाती